जो वीट और राइस थे, जो ये लोग पिग्स वगैरह को खाने के लिए देते थे, ठीक है, जो इंसान के खाने के लायक नहीं थे वो चीज़ ये लोग देते, और वो भी महंगे दाम पर। लेकिन मान लो कि कोई एक मुद्दा चल रहा है और किसी मुद्दे पे विप ने आकर बोल दिया कि भैया सब लोगों ने यस वोट देना है, सारे के सारे बीजेपी वाले लोगों ने, ठीक है, लेकिन इसमें से 5 जने ऐसे थे जिन्होंने नो को वोट दिया, तो ये भी डिफेक्शन कहलाएगा। इंदिरा गांधी जैसे ही जाती है तो सब लोग कि भैया यही इलेक्शन जीतनी चाहिए, है ना, गाना भी गा रहे पीछे, जय जयकारा जय जयकारा स्वामी रहना साथ हमारा, ठीक है, बोल, ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी का ऐसा ऑरा बना हुआ है कि कैसे बाहुबली वाला। हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग करने वाले हैं क्या? आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक और खतरनाक मस्त चैप्टर जिसका नाम है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। पूरा के पूरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट के वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नेहरू जी के डेथ के बाद क्या क्या हुआ, पॉलिटिकल सक्सेशन कैसा हुआ, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे खत्म हुआ, उन सारी की सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ तक? कांग्रेस स्प्लिट के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 1967 के इलेक्शंस देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल सक्सेशन। Nehru's death in 1964 generated a lot of speculation about the question of succession। अब देखिए क्या है, नेहरू जी बहुत तगड़ी तरीके से इंडिया की पॉलिटिक्स को संभाल रहे थे। नेहरू जी का टाइम पीरियड कोई पूछे तो कब से, तो 1946 से लेकर 1964 तक नेहरू जी का टाइम पीरियड है। 1963 से लेकर 1964 जो लास्ट ईयर था नेहरू जी का, इस साल लाल बहादुर शास्त्री जो है नेहरू जी के सारे काम वगैरह संभाल रहे थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के बेड पे ही रहते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थे, तो लाल बहादुर शास्त्री इनके काम वगैरह सारे के सारे संभालते थे। नेहरू जी के बारे में एक और चीज याद रखना कि 1946 से लेकर 1952 तक तो ये रहे क्या, इंतरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या इंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहे, इंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहे। और 1952 के इलेक्शन जीते, फिर 1957 के इलेक्शन जीते, फिर 1962 के इलेक्शन जीते, और 3 बार लगातार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन चुके, ठीक है। तो अब सीन क्या है, जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि भैया क्या इंडिया की डेमोक्रेसी टिकी रहेगी? क्या इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के ऊपर लोग चलेंगे? क्या इंडिया के संविधान में लोग मानेंगे? क्योंकि नेहरू वाज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी उस टाइम पीरियड में। अब जब नेहरू जी नहीं है तो क्या पॉलिटिकल सक्सेशन होना इतना ईजी रहेगा? क्या नेहरू जी की जगह कोई ले सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये उस टाइम पीरियड में, है ना। क्या कोई हमारे पास अल्टरनेटिव है नेहरू जी के अलावा? तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था और आंसर किसी के पास नहीं था, लेकिन इसी बड़े आंसर का जवाब जो है हमें लाल बहादुर शास्त्री के रूप में मिलेगा। आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। तो क्या बोल रहा है, नेहरूज डेथ इन 1964 जनरेटेड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन, कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। द 1960s वर लेबल्ड एज डेंजरस डिकेड। अब देखो 1960s का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग डेंजरस डिकेड क्यों बोलते हैं? तो इसको डेंजरस डिकेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1960s में क्या क्या हो रहा है। 1962 की अगर हम लोग बात करें तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हो रहा है, या साइनो इंडियन वॉर हो रहा है, इंडो चाइना वॉर। और इंडो चाइना वॉर में आप सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, प्लस हम लोग ये वॉर जो थे हार चुके थे, है कि ना। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। नेहरू जी की डेथ, नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड में हम सबको पता है कि 1965 में इंडो पाक वॉर हो जाती है, और इंडो पाक वॉर में हमारी बहुत सारी इकोनॉमी खराब हो जाती है, बहुत पैसा खर्चा होता है हमारा, आगे ना। इनफैक्ट हमारे पास पैसा नहीं होता है क्या करने के लिए, वॉर करने के लिए भी। तो लाल बहादुर शास्त्री इंडियंस से, सारे के सारे इंडिया वाले लोगों से कहते हैं कि चंदा दे दो, अपनी सेविंग्स का कुछ पैसा हम लोग दे दो, ताकि हम लोग क्या कर सकते, लड़ाई कर सके पाकिस्तान के साथ, ठीक है। मीर उस्मान अली खान का नाम मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, जिसने 5000 किलो सोना दिया था किस चीज के लिए, पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए, हैदराबाद का नवाब था, ठीक है। चौथी चीज हम लोग क्या देखते हैं कि 1966 आते आते लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है, तो हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो गई है। प्लस 1965 के आसपास मॉनसून फेलियर हो जाता है, मॉनसून फेलियर, ठीक है, मॉनसून फेलियर भी हो गया। मॉनसून फेलियर होने से क्या होता है सर? कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर का बैकबोन, इंडियन एग्रीकल्चर का बैकबोन क्या है? मॉनसून, है ना। तो अगर मॉनसून नहीं है इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं है,
प्रोडक्शन नहीं है इसका मतलब फूड ग्रेन्स नहीं है, फूड ग्रेन्स नहीं है इसका मतलब क्या, स्कार्सिटी ऑफ फूड आ जाएगा, यानी कि फूड क्राइसिस आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा, फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या, स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने के लिए नहीं है लोगों के पास। ठीक है, अब क्या किया जाए, ये सारी की सारी सिचुएशन तो चली रही है, प्लस हमारे पास पैसा भी नहीं है। इकोनॉमी इंडिया की, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी एकदम घसीट के चल रही थी, ये सारी की सारी चीजें हो रही है, आगे ना बहुत सारे लोग हंगर की वजह से मर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो क्योंकि ये सारी की सारी चीजें 1960s में ही हो रही है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डेंजरस डिकेड बोला जाता है। 2 हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो जाती है, 2 वॉर्स हो जाते हैं हमारे साथ बड़े बड़े, एक वॉर हम लोग हार जाते हैं, दूसरी वॉर हम लोग लगभग जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। आगे देखिए क्या बता रहा है, द 1960s वर कॉल्ड एज द डेंजरस डिकेड ड्यू टू मेनी चैलेंजेस एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थे। प्लस एक और चीज बताऊं मैं आप लोगों को डेंजरस डिकेड में, 7वीं चीज, तो 1951 में हम लोगों ने जो प्लानिंग स्टार्ट करी थी, तो 1951 से 56 सही चली, 1956 से 61 सही चली, 1961 से लेकर 66 तक हमारी प्लानिंग सही चली। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा बहुत बढ़िया चला। 1966 में क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग कमीशन को पैसा चाहिए ना प्लान बनाने के लिए, है ना, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम लोगों ने क्या कर दिया, 4th 5 ईयर प्लान जो आना चाहिए था, कब, जो आना चाहिए था 1966 में, हम लोगों ने रोक दिया, इसको रोक दिया। 4th 5 ईयर प्लान लाए नहीं हम लोग। तो 1966 से लेकर 1967, 1967 से लेकर 1968 और 1968 से लेकर 1969, 3 साल हम लोगों ने 1 ईयर के प्लान्स लाए। क्या लाए, 1 ईयर के प्लान लाए हम लोगों ने, और इसी को बोला जाता है प्लान हॉलीडे। क्या बोला जाता है इसको, प्लान हॉलीडे। क्लियर है, डन है। ठीक है, तो 4th 5 ईयर प्लान कब आएगा हमारा, 4th 5 ईयर प्लान आएगा हमारा 1969 में। डन। देखिए क्या बता रहा है आगे, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री वॉज यूनानिमसली चोजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी एंड बिकेम इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, पार्लियामेंट के जो लोग थे, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन सब लोगों ने किसको चूज करा, लाल बहादुर शास्त्री को चूज करा कि भैया नेहरू जी की डेथ हो गई है, अब उनको रिप्लेस करके हम लोगों को क्या करना है, किसी एक बंदे को बनाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किसको बनाया जाए, तो चूज करा गया लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत मासूम बंदे, बहुत अच्छे बंदे, अनकॉन्ट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके थे नेहरू जी के अंडर में, और एक बार रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तो एज अ मिनिस्टर इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, और कहा था कि इंडिया में कहीं पर भी एक्सीडेंट हो, क्योंकि मैं रेल मंत्री हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं रिजाइन करूँगा। तो इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में याद रखना ना। इनका टाइम पीरियड अगर पूछे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो 1964 से लेकर 1966, इन्हीं के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी कैबिनेट मिनिस्टर बनती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी किसके टाइम पीरियड में कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में। प्लस लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ जो है वो ताशकंद में हुई है। ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने गए थे, ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने गए थे, कहां पर, उज्बेकिस्तान में, और ताशकंद में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 10th जनवरी को, 10th जन 1966। ठीक है, और ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर में पढ़ा है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी की सारी वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अब सीन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी यूनानिमसली चोजन है। यूनानिमसली चोजन का मतलब क्या, सब लोगों ने बोला कि भैया लाल बहादुर शास्त्री को बना दो, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री, मैंने आप लोगों को बताया था 1963 से 64 प्राइम मिनिस्टर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी यही संभाल रहे थे, प्लस अनकॉन्ट्रोवर्शियल, सब लोग इज्जत करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली पॉलिटिकल सक्सेशन हुआ फ्रॉम नेहरू टू लाल बहादुर शास्त्री, और ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि इतना आसानी से कोई बंदा नेहरू की जगह ले लेगा, लेकिन इन्होंने ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब 1966 में इनकी भी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन है कि अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, आगे आते। ड्यूरिंग शास्त्री's tenure from 1964 to 1966, the country faced 2 major challenges: serious food crisis and war with Pakistan in 1965. तो शास्त्री जी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, शास्त्री जी के टाइम पीरियड में वही मानसून फेलियर हुआ। एक तो मानसून फेलियर होने की वजह से प्रोडक्शन कम की वजह से फूड क्राइसिस की वजह से, हंगर की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, फेमाइन आ चुका है, और ऊपर से एक पॉलिसी थी हमारे पास जिसको जोनिंग बोला जाता था। जोनिंग में क्या था, जोनिंग जो पॉलिसी थी, इसमें जो स्टेट्स थे इन लोगों को मना कर दिया गया था कि कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट को, है ना, किसी दूसरे स्टेट को क्या नहीं करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा फूड ग्रेन्स वगैरह, क्योंकि सबके पास ही फूड ग्रेन्स कम है कि ना। और सबसे ज्यादा हार्डली हिट जो स्टेट था वो था बिहार,
और बिहार में लोग जो है हंगर की वजह से उनकी डेथ होने लग गई, और बाकी स्टेट्स वाले जो है इनकी हेल्प भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं हेल्प कर पाए? ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ जोनिंग। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी हम लोगों को पता है कि क्योंकि फूड क्राइसिस हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों से कहा, फार्मर से कहा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग जंग लड़िए। जंग लड़ने का मतलब क्या? प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करिए। प्लस पाकिस्तान के साथ वॉर भी हो रहा था, तो जवानों से कहा, किससे? आर्मी से कहा, नेवी से कहा, एयरफोर्स से कहा, क्या कि भैया आप लोग भी स्ट्रांग हो जाइए और अपने को ये वाली जंग जीतनी है। और इसी वजह से एक स्लोगन, एक नारा पैदा होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिसका नाम है क्या? जय जवान जय किसान का नारा। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। शास्त्री's famous dialogue जय जवान जय किसान symbolize the country's resolve to face both these challenges। और क्यों ये नारा दिया गया? ये नारा दिया है इसलिए गया है क्योंकि एक तरफ हमारे फार्मर्स लड़ रहे थे, दूसरी तरफ हमारी आर्मी लड़ रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। After the sudden death of Lal Bahadur Shastri in 1966, there was an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi for succession। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। अब क्या हुआ? अब हमारे पास दो बंदे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। एक है हमारे पास इंदिरा गांधी, दूसरे है हमारे पास मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। मोरारजी देसाई वॉज द मोस्ट सीनियर या सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस। क्या है ये? सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, गांधीयन थे, गांधी की आइडियोलॉजी पे चलते थे। प्लस ही वॉज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द अनडिवाइडेड बॉम्बे स्टेट। ठीक है, बॉम्बे 1960 से पहले वाला बॉम्बे जो था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों थे, तो वहां के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये। ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला लीडर है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई। तो इनका बनता था प्राइम मिनिस्टर बनना। दूसरी तरफ हमारे पास इंदिरा गांधी भी थी। इंदिरा गांधी के पास क्या था? इंदिरा गांधी के पास एक तो लेगेसी नाम था किसका? नेहरू का, कि भैया नेहरू की बेटी है। ठीक है, दूसरा शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1958 में। ठीक है, इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के अंडर में शी वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर, और इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली थी, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। क्वेश्चन ये है कि किसको बनाया जाए। अब सीन क्या है? मोरारजी देसाई तो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, लेकिन मोरारजी देसाई के बाद भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। तो कांग्रेस जो है वो भरी पड़ी है इस टाइम पीरियड में सीनियर लीडर्स से। किससे भरी पड़ी है? सीनियर लीडर्स से। और ये जो सीनियर लीडर्स है कांग्रेस में, इनको हम लोग टर्म दे रहे हैं सिंडिकेट। अब ये जो सीनियर लीडर्स है, इसमें कौन कौन आता है? इसमें हमारे पास बहुत सारे नाम है। एस के पाटिल है हमारे पास अतुल्य घोष है, हमारे पास के कामाराज है। ठीक है, और हमारे पास है कौन है? हमारे पास है एन निजलिंगप्पा है, एस निजलिंगप्पा के नाम से याद होती है। ठीक है, और कौन है हमारे पास? और हमारे पास है एन संजीवा रेड्डी है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं एज अ सिंडिकेट। अब ये जो सिंडिकेट है, ये लोग नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। क्वेश्चन ये है कि सर ये लोग क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मोरारजी देसाई अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मोरारजी देसाई के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा इन सबको, क्योंकि ही इज द मोस्ट सीनियर, आगे ना, और इनको पॉलिटिक्स पता है, ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे पास कौन है? इंदिरा गांधी है, जो कि अभी तक पॉलिटिकल नोवाइस है। पॉलिटिकल नोवाइस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल नोवाइस का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, 1966 चल रहा है, 1966 में डेथ हो चुकी है जनवरी में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर किसी ना किसी को बिठाना जरूरी है। ठीक है, अब किसको बिठाया जाए? मोरारजी देसाई को या इंदिरा गांधी को? सिंडिकेट क्या करते हैं? सिंडिकेट यहाँ पर खेल खेलते हैं। सिंडिकेट किसको कह रहे हैं हम लोग? बाकी सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस को एक्सेप्ट मोरारजी देसाई। तो ये सिंडिकेट क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि यार हम लोग ना इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हैं, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, ऊपर से लड़की क्या कर लेगी?
ठीक है। इसको क्या करेंगे, गुंगी गुड़िया बना के रखेंगे, आगे ना। इसको बोलेंगे नाच, ये नाच के दिखाएगी। इसको बोलेंगे गा, ये गा के दिखाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे हाई कर, ये हाई करेगी। इसको बोलेंगे बाई कर, ये बाई करेगी, ठीक है। इसका मुंह करेंगे बंद, हम पीछे से चलाएंगे पूरे के पूरे इंडिया को। मतलब ये जो सिंडिकेट है, ये इस टाइम पीरियड में काम करने वाले हैं किंग मेकर्स का, किंग मेकर्स। समझ में आया कि नहीं है? और वो सिंडिकेट ही थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। क्लियर है? डन है, ठीक है। तो अब सीन क्या है, क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से किसको बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर। तो हुआ क्या, इलेक्शंस हुए। सर पूरे इंडिया में? नहीं, ये जो इलेक्शंस होंगे ये पूरे इंडिया में नहीं होंगे। ये जो इलेक्शंस है, इन इलेक्शंस को बोलते हैं सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस, जिसमें कांग्रेस के एमपीज को बुलाया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया गया, और कांग्रेस के एमएलए को बुलाया गया। कांग्रेस की पार्टी की मीटिंग हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, ये वोट दिए जाएंगे। और ये जो सीक्रेट बैलेट के इलेक्शन थे, इसमें एक तरफ इंदिरा गांधी थी, दूसरी तरफ मोरारजी देसाई थी, और सब लोगों को बोला कि वोट करो। मोरारजी देसाई वॉज कन्फर्म्ड कि भैया मैं ही जीतूंगा, ठीक है, कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं और सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। इंदिरा गांधी भी मेरी रिस्पेक्ट करती। लेकिन हुआ उल्टा, सिंडिकेट का सपोर्ट चला जाता है इंदिरा गांधी के पास, और ये वाले सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस 1966 में हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसमें इंदिरा गांधी मोर देन 2/3 वोट से जीत जाती है, मोर देन 2/3 वोट से जीत जाती है। और इंडिया को नया प्राइम मिनिस्टर मिलता है, किसके नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से। तो 1966 से लेकर 1967 हमारे ऊपर, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन रहने वाली है, इंदिरा गांधी रहने वाली है। 1962 के इलेक्शंस थे, 1962 से 1967 का टाइम पीरियड था। 1964 में नेहरू जी की डेथ, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ, एक साल बचा। तो 1966 से लेकर 1967 कौन संभालेगा कमान, इंदिरा गांधी संभालेगी। लेकिन ये भूलना नहीं है हम लोगों को कि 1967 में इलेक्शंस भी होने, यानी कि फोर्थ जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं कब, 1967। क्लियर है? देखिए क्या बता रहा है, आफ्टर सडन डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री 1966 देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी फॉर सक्सेशन। इंदिरा गांधी वाज बैक्ड बाय सीनियर पार्टी लीडर्स, और इन्हीं सीनियर पार्टी लीडर्स को हम लोग सिंडिकेट के नाम से जान रहे हैं। और ये जो सिंडिकेट है, ये क्या है, सिंडिकेट, सीनियर पार्टी लीडर्स जो है, ये है क्या, मतलब ये एक इनफॉर्मल नेम है, ठीक है, फॉर्मल नेम नहीं है, इट इज एन इनफॉर्मल नेम गिवन टू देम। डन, आ गया है हम लोग। चलिए आगे आते हैं। फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967। अब देखिए फोर्थ जनरल इलेक्शंस के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी को 1966 से 1967 जब ये रूल कर रही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जब 1966 से लेकर 1967 रूल कर रही थी, तो सिंडिकेट इंदिरा गांधी को पपेट की तरह ट्रीट कर रहे थे, है ना। इन लोगों ने तो बोला ही था कि भैया गूंगी गुड़िया ये तो हमारी, हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी बोलती है कि भैया तुम्हें पता नहीं है कि मैं हूं कौन, ठीक है। शायद तुम लोगों ने मेरे बाप का नाम नहीं सुना है, जवाहरलाल नेहरू है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लगातार 3 बार इलेक्शंस, और उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट की क्या है, प्राइम मिनिस्टर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, है ना, कितने चीजें जुड़े हुई है इनके साथ। तो इंदिरा गांधी का ये कहना है कि भैया मैं कंट्रोल में तो नहीं रहना चाहती, इनके कंट्रोल में तो मैं नहीं रहूंगी, आगे ना। तो इसको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे ये इनके कंट्रोल में ना रहे, ठीक है। तो अब सीन क्या हो रहा है, 1967 में इलेक्शंस होने हैं, लेकिन 1967 में हो क्या रहा है, 1967 तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर चुका है इंडिया, डेंजरस डिकेड। 1967 में एक बंदा आता है जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया, सुना होगा आप लोगों ने नाम राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया 1967 में इनकी डेथ हो जाती है, आइडियोलॉजी देते और डेथ हो जाती है, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया जो है इस टाइम पीरियड में, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों के फाउंडर है राम मनोहर लोहिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया आइडिया देते हैं एक नॉन कांग्रेसिज्म का, और इसको डिफाइन भी करते हैं। कहते हैं कि नॉन कांग्रेसिज्म क्या है, नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जीतती क्यों है, व्हाई डज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलवेज विन, बिकॉज द वोट्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज गेट्स डिवाइडेड, अपोजिशन पार्टीज के वोट्स डिवाइड होते हैं, इस वजह से कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जीतती है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितनी भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारे के सारी इकट्ठा आ जाए, नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज सारी की सारी इकट्ठा आ जाए, और सारी की सारी इकट्ठा आके कांग्रेस के अगेंस्ट में इलेक्शंस लड़े। अच्छा, एक और चीज सुनो, क्योंकि डेंजरस डिकेड के टाइम पीरियड में हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं है,
और फूड ग्रेन्स नहीं है, इसका मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं है, फेमाइन चल रहा है, भूख की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, तो जनता परेशान है और जनता को अल्टरनेटिव चाहिए। जनता को लग रहा है कि भैया गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, जबकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास खुद पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस टाइम पीरियड में, फूड क्राइसिस को बचाने के लिए गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करवा रही है बाहर से, ठीक है। अब कहां से मंगवाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फूड ग्रेन्स मंगवाए, खास करके व्हीट और राइस। और ये जो व्हीट राइस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को प्रोवाइड किया, वो इनके यहाँ के सबसे खराब जो व्हीट और राइस थे, जो ये लोग पिग्स वगैरह को खाने के लिए देते थे, ठीक है, जो इंसान के खाने के लायक नहीं थे, वो चीज़ ये लोग देते, और वो भी महंगे दाम पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में प्राइस हर चीज़ का बढ़ जाएगा। पहले लोगों के पास पैसा नहीं है, सेविंग्स लोगों की खत्म हो चुकी है, डेंजरस डिकेट चल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और खाना महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस के अगेंस्ट लोग वैसे हो चुकी है, प्लस राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसिज्म का थ्योरी दे दी, ठीक है। अब जब ये सारी की सारी चीजें चल रही है, इसी टाइम पीरियड में जो 1967 है, 1967 के जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, 1967 के लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, और 1967 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि कांग्रेस कितनी सीट जीतेगा, सिर्फ और सिर्फ 283 सीट जीतेगा आउट ऑफ 543। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि 1967 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में। कांग्रेस का डोमिनेंस क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। तो अगर कोई पूछे कांग्रेस का डोमिनेंस कब तक था, तो 1952 से लेकर 1967 कांग्रेस का डोमिनेंस था इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन 1967 में ये खत्म हो जाता है। क्यों? एक तो भैया सीट बहुत कम हो गए, है ना। सरकार तो अभी भी बनाएगी, सरकार बनाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए हमें, 543 का आधा कर दो 271 प्लस 1 कर दो 272, तो हम लोगों को आधे से एक ज़्यादा 50% प्लस 1 की ज़रूरत होती है बनाने की, गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट तो अभी भी कांग्रेस की बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर किस चीज़ की, कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कांग्रेस के कितनी सीट्स है, 364, दूसरे जनरल इलेक्शन 371, तीसरे जनरल इलेक्शन 361, ठीक है। अब 80 सीट गिर गए इनके, 78-80 सीट्स गिर गए इनके, 283 सीट्स बचे हुए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कांग्रेस को धक्का लग गया, और ये सिर्फ लोकसभा में धक्का है, ठीक है। और लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पीरियड में जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन लोगों ने गठबंधन नहीं बनाया। लेकिन जो विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले, विधानसभा के इलेक्शंस मतलब लोकसभा के इलेक्शंस मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस, विधानसभा के जो इलेक्शंस है, विधानसभा के इलेक्शंस के टाइम पीरियड में, यानी कि जो स्टेट इलेक्शंस है, इसके टाइम पीरियड में ये सारी की सारी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आ जाएगी, और ये लोग क्या बनाएंगे, ये लोग गठबंधन बनाएंगे, अलायंस बनाएंगे, नॉन कांग्रेस अलायंस। और इस अलायंस का ये लोग नाम रखना भी स्टार्ट करेंगे, जैसे यूपी में, बिहार में इस अलायंस को, नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस को बोला जाएगा एसवीडीज। क्या बोला जाएगा, एसवीडीज। एसवीडीज क्या है, संयुक्त विधायक दल, संयुक्त विधायक दल। और पंजाब वगैरह में इन्हीं कांग्रेस अलायंस को बोला जाता था क्या, नॉन कांग्रेस अलायंस को बोला जाता था क्या, पफ। क्या बोला जाता था, पफ, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। तो ये नॉन कांग्रेस अलायंसेस है, और ये नॉन कांग्रेस अलायंसेस स्टेट इलेक्शंस में बहुत बड़ा धक्का देने वाली है, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि सारे के सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट कौन जीत रहा है, सारे के सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट कांग्रेस जीत रही है। कुछ स्टेट्स छोड़ दो, है ना, और उसमें भी मेजोरिटी ना भी आए तो कांग्रेस क्या कर रही है, किसी के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट में आ रही है। लेकिन 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी 9 स्टेट्स हार जाएगी। तो 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, 9 स्टेट्स में धक्का लग रहा है कांग्रेस को, 9 स्टेट्स हार रही है। क्लियर? देखिए क्या बता रहा है, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1967, द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। एक और चीज याद रखना, 1967 का ये जो ईयर है, इसको कांग्रेस के लिए बोला जाता है कि इट वाज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्या था ये, पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। किसके लिए, पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, किसके लिए, कांग्रेस के लिए। क्यों, कांग्रेस की हालत देख रहे हो तुम लोग, क्या हो रहा है, लोकसभा की 78-80 सीट्स जो है वह क्या कर चुकी है, हाथ से निकल चुकी है, प्लस एसवीडीज और पीयूएफ जो है वो क्या कर रही है, वो 9 अलग अलग स्टेट्स में राज करने वाली है, गवर्नमेंट बनाने वाली है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है, ठीक है। प्लस इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट थी, इंदिरा गांधी के कैबिनेट में जो बड़े बड़े नाम थे, के कामाराज, एन संजीवा रेड्डी,
है ना, निजलिंगप्पा, एसके पाटिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी ये स्टॉल वॉर्ड्स थे, बड़े बड़े नाम थे जितने भी, ठीक है, ये सारे के सारे लोग इलेक्शन हारने वाले। समझ में आ नहीं है? मतलब इंदिरा गांधी के कैबिनेट के मेंबर्स जो 1966 से लेकर 1967, जो एक साल इंदिरा गांधी ने रूल करा एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पीरियड में जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो लोग इलेक्शन हारेंगे। क्लियर? आगे चलिए आगे देखते क्या बता रही है। इन प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एनवायरमेंट द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। तो उस टाइम पीरियड में क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, प्लस प्राइस राइज हो गया। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कैरसिटी एक्सेट्रा, और लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया 1967 में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया शॉर्ट में। ठीक है, तो एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है? एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब वही आटा, मैदा, सूजी, रवा, गेहूं, चावल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एसेंशियल कमोडिटीज, कुकिंग ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो रोजमर्रा की यूज करने वाली चीजें हैं। तो इन सब चीजों के प्राइस बढ़ रहे थे, प्लस फूड स्कैरसिटी हो गई थी, खाने की कमी हो गई थी, फेमाइन आ गया था। तो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पॉलिटिकल मूड चेंज हो गया था लोगों का पॉलिटिकल मूड चेंज हो गया था। अब लोगों को कांग्रेस के अलावा कोई अल्टरनेटिव चाहिए था। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए कि पॉलिटिकल मूड कब चेंज हुआ था लोगों का, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, 1967 में, 1967 के जनरल इलेक्शंस के टाइम पे। ठीक है, क्यों? ड्यू टू डेंजरस डिकेड। डन? आगे समझ में आ रहा है सब कुछ? क्लियर है? द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब देखो ध्यान से, हम सबको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी दोनों की दोनों लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज है, लेफ्ट पार्टीज है। प्लस जो लेफ्ट पार्टीज होती है वो प्रो पुअर होती है, यानी कि सपोर्टर ऑफ पुअर होती है, हाँ कि ना? और ये जो प्रो पुअर पॉलिटिकल पार्टीज है, जब भी गरीबों की बात आएगी ये सबसे पहले कूदेगी प्रोटेस्ट में। अरे बोलो भैया, क्यों? क्योंकि इन लोगों को क्या कर रहा है, इन लोगों को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, जिसमें कोई रिच ना हो, ना कोई पुअर ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो। इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनानी है, ऐसा इनका थ्योरी है, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये लोग प्रो पुअर्स है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, सोशलिस्ट पार्टी वाले, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कूद जाएंगे किसमें, प्रोटेस्ट वगैरह में, कांग्रेस के अगेंस्ट में। ठीक है, 1960s also witnessed some of the worst Hindu-Muslim riots since independence, और इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़े दंगे जो है हम लोगों को 1960s में देखने को मिलते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। देखो होता क्या है, जब भी कभी खाने की कमी होती है ना, तो वहाँ पे माफिया वगैरह बढ़ जाता है, वहाँ पे क्राइम बढ़ जाता है, वहाँ पर लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, ठीक है, हेट्रेड बढ़ जाता है, दंगे होना बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। क्या कहते हैं उसको, इंटरनल क्राइसिस कह सकते हैं हम लोग उसको, या फिर सिविल वॉर कह सकते हैं हम लोग। तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन इतनी बड़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन दंगे चल रहे थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में 1960s में, तो ये भी एक टेंशन था। ठीक है, आगे आते हैं। नॉन कांग्रेसिज्म, अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं और गठबंधन बना रहे हैं, किसको हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए 1967 के इलेक्शन। ठीक है, तो यही बता रहा है नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में कि अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट। अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही है, अब किस पे खेल रही है, फ्रंट फुट पे खेल रही है, और कह रही है भैया कांग्रेस को हराना है, और कांग्रेस को हम लोग हरा सकते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने हम लोगों को बताया कि अगर हम लोग सारे के सारे इकट्ठा आ जाए तो हमारे वोट्स कांग्रेस के वोट से ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे सीट्स कांग्रेस की सीट से ज़्यादा हो जाएगी, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे ये सारे के सारे लोग। These opposition parties felt that inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. अभी जितनी भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज थी, नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी, इन सब लोगों ने क्या सोचा, इन सब लोगों ने मुद्दे उठाए क्या, कि इंदिरा गांधी नोवाइस है। इंदिरा गांधी क्या है, नोवाइस है, मतलब अभी नो सीखिया है, बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन गई है। इसका एक तो लड़की है, उस टाइम पे में लड़कियों को वैसे ही क्या नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, है ना। सोच क्या थी लोगों की उस टाइम पे में, लड़की क्या कर लेगी, आगे ना, मतलब इंडिया में ये फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई, वही बड़ी बात है, आगे ना। आज भी लड़कियों को थोड़ा सा क्या दब के रहने में सिखाया जाता है, या फिर घर में रहो ऐसा सिखाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जगहों पर, हर जगह की बात नहीं कर रहा, अब तो बहुत सारा फ्रीडम मिल चुका है, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जो थी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में लोगों को भड़का रहे हैं कौन, कांग्रेस वाले लोग। ठीक है, सॉरी नॉन कांग्रेस वाले लोग। तो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही है कि इंदिरा गांधी नोवाइस है, नो सीखिया है अभी, ठीक है, और इसको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, ये इंडिया का बेड़ा गर्क कर देगी, इससे बढ़िया इसको वोट देने की बजाय हम लोगों को वोट दो। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रही है, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या है, फैक्शनलिज्म है। क्या है,
फैक्शनलिज्म। क्वेश्चन है कि सर फैक्शनलिज्म का मतलब कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके अंदर बहुत अलग अलग फैक्शंस है, बहुत अलग अलग ग्रुप्स है। ग्रुप विद इन अ ग्रुप इज नोन एज फैक्शन। ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट लोग भी है कांग्रेस के अंदर, सोशलिस्ट लोग भी है कांग्रेस के अंदर, राइट विंग वाले भी है, लेफ्ट विंग वाले भी है, मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है, सिख भी है। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा है इनके अंदर, और सिंडिकेट भी है, मॉडरेटर्स भी है, एक्सट्रीमिस्ट भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इकट्ठा मिलकर काम नहीं कर पाती है और आगे जाकर ये पार्टी टूटेगी। तो इन लोगों ने ये दो मुद्दे उठाए, एक क्या फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा है कांग्रेस में, और दूसरा मुद्दा क्या उठाया इन लोगों ने कि इंदिरा गांधी नो वाइस है। तो लोग भी सेटिस्फाई हो गए कि लोगों का पॉलिटिकल मूड वैसे ही चेंज हो गया था क्योंकि प्राइस राइज की वजह से। हाँ, लोग कह रहे हैं कि भैया भ्रष्ट सरकार है, तो ठीक है क्या कर रही है, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना हमारे पास क्या फूड ग्रेन्स है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम जो चल रही है, प्लस ज्यादा महंगा खरीदना पड़ रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो इन लोगों को नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि भैया ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मौका है क्या करने का, कांग्रेस को टॉपल करने का, कांग्रेस को हराने का। ठीक है, आगे आते हैं, ये मौके का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव द स्ट्रेटेजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। किसका नाम दिया इन्होंने, नॉन कांग्रेसिज्म का नाम दिया इस स्ट्रेटेजी को। डन, पेपर में आता है ये वाला कि नॉन कांग्रेसिज्म का थीम किसने दी थी या आइडिया किसने दिया था, तो किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ठीक है, चलिए इलेक्टोरल वर्डिक्ट 1967 के इलेक्शंस में, और 1967 के इलेक्शंस में जनता ने किसको वोट दिया, जनता ने किसको चुना, आइए देखते। प्राइम मिनिस्टर तो फिर से कौन बनेगी, इंदिरा गांधी ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 283 सीट्स आ जाएगी कांग्रेस की 4th जनरल इलेक्शंस 1967 में, तो इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है। इंदिरा गांधी दोबारा से क्या बनने वाली है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने वाली है। ठीक है, और इंदिरा गांधी सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन रही है, 1967 से लेकर 1971 तक रहेगी। ठीक है, 1970 तक रहेगी क्योंकि 1970 में सरकार खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1971 में दोबारा से इलेक्शंस होने वाले हैं। चलिए देखते, द 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड इन February 1967. The results jolted the Congress at both the national and state levels and it was termed as political earthquake. ये बोल रहा है कि 1967 के जनरल इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया उससे कांग्रेस हिल गई। ठीक है, कांग्रेस को ये पता लग गया कि भैया इंडिया में अगर काम नहीं करोगे तो तुम कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम्हें धक्का लगेगा। है ना, कितने ही लोग तुम्हारे सपोर्टर्स हो, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ी करी तो इंडिया वाले वोट नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में रूट्स में डेमोक्रेसी है, जड़ों तक, गांव गांव में डेमोक्रेसी है ना। तो इनको क्या पता चल गया, इनको पता चल गया कि लोग खुश नहीं है, और लोग खुश नहीं है इस वजह से लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने हमारे अगेंस्ट में वोट दिया। प्राइम मिनिस्टर फिर से कौन बनती है, इंदिरा गांधी बनती है, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगता है, इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, इट वॉज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। आगे आते हैं कोalitions। The elections of 1967 brought into picture the phenomenon of coalitions। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस इलेक्शन से हम लोगों को कोalition देखने को मिले। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्वेश्चन आ सकता है क्या, विच इलेक्शंस ब्रॉट द पिक्चर ऑफ कोalitions इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो आंसर आएगा 1967। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाय विच इलेक्शंस कोalition एरा स्टार्टेड, तो कोalition एरा, कोalition का जमाना कब से शुरू हुआ, तो कोalition का जो जमाना है, एरा जो है वो स्टार्ट हुआ 1989 के बाद। ठीक है, तो कोalition एरा और कोalition सिस्टम या कोalition पहली बार कैसे आया, तो कोalition पहली बार, कोalition का मतलब क्या, गठबंधन, गठबंधन पहली बार कैसे आया इंडियन पॉलिटिक्स में, तो गठबंधन पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में आता है 1967 के जनरल इलेक्शन से। ठीक है, कौन से कोalitions बनते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को, एसवीडीज बनते हैं, संयुक्त विधायक दल, और क्या बनता है, पफ बनता है ना, पफ मतलब पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट वगैरह। ठीक है, ये पंजाब में बनता है, पी से पफ, पी से पंजाब, और एसवीडीज बिहार में अपना क्या नाम है उसका, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पफ हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पर, हरियाणा में, पंजाब में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखिए जरा क्या बता रहा है। Since no single party got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties। ये बोल रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले, इसी वजह से जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इकट्ठा है, इन लोगों ने अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया, कोalition गवर्नमेंट बनाई, और इन कोalition गवर्नमेंट को क्या बोला गया, कॉल्ड संयुक्त विधायक दल इन हिंदी, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स। और ये लोग सपोर्ट कर रहे थे किसको, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को, कि भैया कांग्रेस के अलावा आप किसी को मौका मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने का, गवर्नमेंट चलाने का।
ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनने का, सॉरी। आगे आते हैं डिफेक्शन। अब डिफेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि 1967 के इलेक्शंस के टाइम पीरियड में और इलेक्शंस के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है। और डिफेक्शन हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये लूप होल था, आगे ना, लूप होल था इंडिया के पॉलिटिक्स में, जिसको बाद में ठीक कर दिया जाएगा। क्या था डिफेक्शन? डिफेक्शन का मतलब है सिंपल सा कि मान लो मैं हूं, ठीक है, और मैंने कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ा यहां पर, ठीक है। मान लो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहीं का लगा लो, ठीक है। मान लो मैं वायनाड का हूँ, जाके राहुल गांधी, ठीक है, जाके राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने वायनाड से कांग्रेस के टिकट के ऊपर क्या कर दिया, इलेक्शन जीते, कांग्रेस का खर्चा करवाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इलेक्शंस हुए, मैं जीत गया, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब जब पार्लियामेंट में बैठने की बात आई, मैंने क्या करा, मैं जाकर बैठ गया बीजेपी वाली साइड, ठीक है। जीता मैं कैसे? कांग्रेस के दम पर। टिकट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। पैसा किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। लेकिन मैं इलेक्शन जीत के मैंने पार्टी चेंज कर दी। इसी को कहते हैं क्या? डिफेक्शन। लेकिन सिर्फ ये डिफेक्शन नहीं है, डिफेक्शन और भी होते हैं। जैसे डिफेक्शन में हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विप, पता है तुम्हें क्या होता है विप? नहीं पता? चलो विप समझ जाता हूँ। विप क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट में सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। बीजेपी के पास 300 MP है, तो मैं लिख लेता हूँ 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बीजेपी के यहाँ पर बैठे हुए लोकसभा में, ठीक है। यहाँ पर अपोजिशन बैठा हुआ, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, बीजेपी ने एक बंदे को विप बना रखा है, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विप बना दिया जाता है। क्या काम होता है इसका? किसी भी डिसीजन से पहले ये विप जाकर सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, सारे के सारे मतलब बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जाकर बोलेगा कि भैया इस डिसीजन पे तुमने यस बोलना है या नो बोलना है, इस डिसीजन पे तुमने वोट किसको देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो ये बंदा बोलता है वो पार्टी का डिसीजन होता है और वही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई एक मुद्दा चल रहा है और किसी मुद्दे पे विप ने आकर बोल दिया कि भैया सब लोगों ने यस वोट देना है, सारे के सारे बीजेपी वाले लोगों ने, ठीक है। लेकिन इसमें से 5 जने ऐसे थे जिन्होंने नो को वोट दिया, तो ये भी डिफेक्शन कहलाएगा। तो डिफेक्शन का मतलब क्या है? डिफेक्शन का मतलब ये भी है कि तुम पार्टी के अंदर हो लेकिन पार्टी के साथ नहीं हो, वो भी डिफेक्शन है। प्लस दूसरा डिफेक्शन का मतलब क्या है, तुम किसी और के टिकट पर जीत कर आए हो और इलेक्शन जीतने के बाद तुमने अपनी पार्टी चेंज कर दी, इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन, है ना, दल बदलू। क्लियर है? तो ये डिफेक्शन है। और डिफेक्शन हम लोगों को कब देखने मिलता है? 1967 के इलेक्शन से देखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाएगा, ठीक है। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। डिफेक्शन मींस एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही शी वाज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी, ठीक है। हम लोग गयालाल के बारे में पढ़ते हैं। गयालाल ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, MLA थे हरियाणा में, ठीक है। और ये कांग्रेस के ही थे। किसके थे? कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने 15 दिन में, 15 डेज में, ओवर 4th नाइट इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज की। 15 दिन में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज की। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से गए किसमें? यूनाइटेड फ्रंट में, फिर यूनाइटेड फ्रंट से दोबारा से आए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और 9 घंटे में इंडियन नेशनल कांग्रेस से दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। समझ में आई नहीं? ठीक है। तो 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी इन्होंने, किसमें? 15 दिन में, ठीक है। तो इनका गयालाल के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रख लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट से इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट। जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के यूनाइटेड फ्रंट में गए और यूनाइटेड फ्रंट से दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक MLA थे जिनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो गया राम था अब वो आया राम है, ठीक है। मतलब क्या? तो यहां से आया राम गया राम वाला फेज स्टार्ट हो गया। आया राम गया राम वाला फ्रेज स्टार्ट हो गया। फ्रेज का मतलब क्या? एक तरीके से नारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब डिफेक्शन के साथ क्या जुड़ गया? ये वाला फ्रेज जुड़ गया, आया राम गया, ठीक है। लेकिन वो जो आया राम था फिर बाद में दोबारा गया राम हो गया, दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लेते 9 घंटे के अंदर। 15 दिन में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज करना, है ना। और MLAs MPs वगैरह क्या करते थे? डिफेक्शन करने के लिए बहुत भारी भारी अमाउंट लेते थे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट मांगते थे, ठीक है। तो ये इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं था और कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह सकती अगर डिफेक्शन होगा। तो हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आते हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ से डिफेक्शन अगर कोई बंदा करता है तो क्या उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। सीट मतलब
अगर वो एमएलए तो एमएलए की पोजीशन छोड़नी पड़ती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो छोड़नी पड़ती है, और दोबारा से इलेक्शन जीतकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर दोबारा से इलेक्शन जीतकर दोबारा से जीत कर आना पड़ता है उसको, और फिर उस सीट पे वो बैठ सकता है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे हम लोग। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन डिसाइड करता है कि डिफेक्शन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्वेश्चन ये है कि सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? अब ये नया बंदा, तो नया बंदा नहीं है ये। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में चेयर पे कौन बैठा होता है? तो लोकसभा की चेयर पे बैठा होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आगे ना। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, ये लोकसभा के बारे में बात की हम लोगों ने, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में चेयर पे कौन बैठा होता है? तो राज्यसभा में चेयर पे बैठा होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं अपन इसको। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या डिफेक्शन हुआ या नहीं हुआ। डिफेक्शन होता है, ये लोग जो बोलेंगे वो डिसाइड, मतलब वो सही माना जाएगा। क्लियर है? कोर्ट में नहीं जाता है केस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से डिसाइड करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड किया कि डिफेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हुआ है तो हुआ। क्लियर? डन? चलिए आगे आते, देखिए जरा क्या बता रही है। द कॉन्स्टेंट रीअलाइनमेंट्स एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गिव द राइज टू द एक्सप्रेशन आया राम गया राम। और ये क्या बार बार ये अमूल वाला आप लोगों को फोटो दिख रहा है, तो उस टाइम पीरियड में क्या बहुत सारे आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स चल रही थी, है ना। बार बार लोगों की लॉयल्टीज चेंज हो रही थी, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी, दूसरी से पहली, है ना, आ जा रहे थे। ठीक है, सिर्फ किस लिए? पैसे कमाने के लिए। सिर्फ किस लिए? डिफेक्शन कर रहे थे, जो कि इंडिया की पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को स्टेबल नहीं रखा। ठीक है, आगे आते हैं। स्प्लिट इन कांग्रेस। अब ये बहुत खतरनाक इशू है, स्प्लिट इन कांग्रेस। देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, 1966 से लेकर 1967 इंदिरा गांधी को कंट्रोल किया गया, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया इंदिरा गांधी को, है ना। और इंदिरा गांधी पहले तो 1966 से 1967 तक नो वॉइस थी, मान सकते हैं हम लोग, यानी कि क्या थी ये, नो से किया थी, ठीक है मान सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को ये समझ में आ रहा था कि ये मुझे पपेट की तरह चलाना चाहते हैं, और इसी वजह से ये इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है टू बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, अब मैं इनकी नहीं मानूंगी। समझ में आया कि नहीं? तो प्लस ये लोग इलेक्शंस भी हार चुके हैं, याद रखना, है ना। क्या जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, ये लोग इलेक्शन हारे थे ड्यू टू नॉन कांग्रेसिज्म, याद है। तो अब सीन क्या हो रहा है कि इंदिरा गांधी का कहना अब ये है कि भैया मैं हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं तो पार्टी में भी मेरी चलनी चाहिए और पार्लियामेंट में भी मेरी चलनी चाहिए, है कि ना। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए थे। एक सिंडिकेट का ग्रुप बन गया था जो कंट्रोल करना चाहता था इंदिरा गांधी को, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का ग्रुप बन गया था जो कंट्रोल नहीं होना चाहती थी और अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहती थी। जब ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो इसको क्या करना है, मुक्त होना है। किससे? इन लोगों से, सिंडिकेट वाले लोगों से। ठीक है, अच्छा, इनकी जो राइवलरी थी वो 1967 से स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही पॉलिटिक्स है, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं चल रहा है इसके बारे में कुछ। ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है। बाहर वालों को कब पता चलेगा? बाहर वालों को यानी कि हम जैसे लोगों को पता चलेगा 1969 में। सर 1969 में क्या है? 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले। क्या होने वाले? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले। क्या है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस मतलब नए प्रेसिडेंट चूज करने हम लोगों को। हमारे पास हमारे प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनकी 1969 में डेथ हो जाती है। 1969 में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और क्या बोल सकते हैं अपन इनको, बहुत शानदार व्यक्ति थे। जामिया मिलिया इस्लामिया, जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, मैं खुद भी वहीं से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर भी है जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जाकिर हुसैन या डॉक्टर जाकिर हुसैन, जामिया में लाइब्रेरी भी इन्हीं के नाम से बनी हुई है। तो 1969 में इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, नया प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, है कि ना। इस टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बना देता है। ऑफिशियल कैंडिडेट डिसाइड करता है कि हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट जो है वो कौन होगा, वो एन संजीवा रेड्डी होंगे। एन संजीवा रेड्डी। अच्छा, सीन क्या था? इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि एन संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि ये भी सिंडिकेट का बंदा है। प्लस इस टाइम पीरियड में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है? इस टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है निजलिंगप्पा। निजलिंगप्पा। इंदिरा गांधी के अपोज करने के बावजूद निजलिंगप्पा कांग्रेस
की तरफ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका ऑफिशियल कैंडिडेट संजीवा रेड्डी को डिसाइड करते हैं। इंदिरा गांधी कहती है कि भैया इसको तो बनने नहीं दूंगी, है ना। अच्छा, जब जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे इस टाइम पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, तो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम पीरियड में है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी का सीन क्या है, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट है, खुश है, जाकिर हुसैन की डेथ हो गई है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बढ़िया काम चल रहा है इनका, ठीक है। इंदिरा गांधी इनके पास जाती है और इंदिरा गांधी इनको जाकर बोलती है कि यार प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि दीदी यार वाइस प्रेसिडेंट बन के बहुत बड़ी बात हो गई, अब क्या प्रेसिडेंट वगैरह बनेंगे, ठीक है, जैसे कह रहा बनना है तो बता, नहीं बनना तो किसी और को बना देते। कह रहे दीदी बना दो, कह रहे रिजाइन कर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी क्या करवाती है, इसको कहती है कि रिजाइन कर, ये रिजाइन कर देता है। वीवी गिरी ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। और वीवी गिरी बोल रहा है कि मैं प्रेसिडेंट कैसे बन सकता हूँ दीदी, एक चीज बताओ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एमएलए और एमपीज वोट देते हैं, है कि ना, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो कांग्रेस है, और कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा हो रहा है, एन संजीवा रेड्डी खड़ा हो रहा है, तो मैं इनको कैसे हरा पाऊंगा, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ कि इंदिरा गांधी कहती है कि भैया टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, ठीक है, मैं देख लूंगी कैसे जीतेगा तू, लेकिन तू जीतेगा जरूर, ये पता है मुझे, ठीक है। तो इसने पूछा वीवी गिरी ने कि क्या करना पड़ेगा मुझे, तो वीवी गिरी से जब पूछा गया क्या, मतलब जब इसने पूछा इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ेगा, तो इसने कहा कि नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर, नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर, किस चीज के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, ठीक है। 1969 में जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो इलेक्शंस होने वाले पार्लियामेंट में, उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर लो। तो इसने कहा कि पार्टी का कैंडिडेट ऑलरेडी है, ठीक है, तो अब मैं कैसे फिल कर सकता हूं, ठीक है। कहती नॉमिनेशन फॉर्म फिल करो एज एन इंडिपेंडेंट व्हाट, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो तुम, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। इन्होंने रिजाइन कर दिया, नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब पूरी की पूरी सिंडिकेट चाहती है किसको, एन संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट देखना। इंदिरा गांधी चाहती है कि एन संजीवा रेड्डी को नहीं प्रेसिडेंट बनाना, इस वजह से वीवी गिरी को बनाऊंगी। वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, रिजाइन कर दिया, नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। अब सीन क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए, ठीक है। इस टाइम पीरियड में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट निजलिंगप्पा ने मना कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब इलेक्शन से एक दिन पहले या इलेक्शंस वाले दिन ही एक मीटिंग होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटीज की, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटीज की। और ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटीज की मीटिंग होती है, इसमें एन संजीवा रेड्डी कॉन्फिडेंट है कि वही जीतेंगे, निजलिंगप्पा, सब लोग सिंडिकेट वाले खुश है ना, और सारे एमएलए एमपीज को बुला रखा है और सबकी बात हो चुकी है, मतलब स्पीच दे रखी है सब लोगों ने बोला कि भैया वोट किसको देना है, एन संजीवा रेड्डी को वोट देना है, एक्सेट्रा। और इंदिरा गांधी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको क्या नहीं दिया जा रहा, माइक नहीं दिया जा रहा। लास्ट में इनको माइक दिया जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, थोड़ी तो इज्जत करनी पड़ेगी, है ना। मिनिस्टर होते तो वैसे ही इज्जत नहीं करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, तो बात माइक देनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी के हाथ में जैसे माइक आता है, इंदिरा गांधी कहती है कि भैया देखो ऐसा है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, ठीक है, बहुत प्यारे लोग हो और कांग्रेस का अच्छा चाहते हो, ठीक है। तो आपको किसको वोट देना है ये तो मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अपनी दिल की सुनना, ठीक है। मैं ये बोलूंगी कि जो आप लोगों को सही कैंडिडेट लगता है उसको चूज करना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ना हो, ठीक है, चाहे वो एन संजीवा रेड्डी हो, चाहे वो वीवी गिरी हो, ठीक है। लोग समझ जाते एक चुटकी में कि इंदिरा गांधी कहना क्या चाहती, ठीक है, और ये भी समझ जाते कि इंदिरा गांधी सिंडिकेट के सपोर्ट में नहीं है। तो फायदा किसमें, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने में या सिंडिकेट को सपोर्ट करने में? ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने में फायदा है। तो लोगों ने क्या करा, झटाझट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट दिए किसको, वीवी गिरी को वोट दिए। और दूसरी तरफ कौन, एन संजीवा रेड्डी बीइंग द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हार जाते, ठीक है। तो 1969 की जो इलेक्शंस है इसमें जीतेगा कौन, वीवी गिरी जीत जाएंगे और वीवी गिरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। लेकिन क्या सिंडिकेट को यह बात पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी, ठीक है। तो अभी तक जो 1967 से इनकी जो राइवलरी चल रही थी, जो अभी तक कांग्रेस के अंदर ही चल रही थी और बाहर वाले लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता था, अब वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि निजलिंगप्पा जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया इंदिरा गांधी ने गद्दारी करी है, और इंदिरा गांधी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निजलिंगप्पा इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर कर देंगे, स्प्लिट इन कांग्रेस।
समझ में आया कि नहीं आया? तो कांग्रेस में स्प्लिट कब आया? तो कांग्रेस में स्प्लिट आया है 1969। क्लियर है, पक्की बात है। अब निजलिंगप्पा वाली जो कांग्रेस है, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, इनको बोला जाएगा कांग्रेस ओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ बोला जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है, इनको बोला जाएगा कांग्रेस आर, कांग्रेस आर, रिक्वेशनिस्ट कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस और कांग्रेस आर में बढ़ जाएगा। कांग्रेस ओ बोलेगी कि हम लोग रियल कांग्रेस है, कांग्रेस आर बोलेगी कि भैया हम लोग रियल कांग्रेस है। क्वेश्चन ये है कि भैया रियल कांग्रेस कौन है, हम खुद को हमें बता दो कि कौन है एक्चुअली में रियल कांग्रेस। अब सीन क्या होगा? अब होगा ऐसा कि डिसाइड किया जाएगा, मतलब बात आ जाएगी 1971 के इलेक्शंस में। 1971 के इलेक्शंस में मतलब 1971 के जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, आगे ना, 5th जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। और 5th जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया में लोग चुनेंगे कि असली कांग्रेस कौन है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है या सिंडिकेट वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है। और दोनों अपने आप को क्या बोल रहे हैं? दोनों अपने आप को बोल रहे हैं कि हम लोग रियल कांग्रेस है। ठीक है, तो 1971 के इलेक्शंस ये डिसाइड करेंगे। आइए पढ़ते हैं। स्प्लिट इन कांग्रेस आफ्टर 1967 इलेक्शंस, कांग्रेस सॉ स्प्लिट ड्यू टू वेरियस डिफरेंसेस। बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से कांग्रेस में हम लोगों को स्प्लिट देखने को मिलता है। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। सिंडिकेट वाज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है ना, के कामाराज दिख रहे हैं हम लोगों को, के कामाराज के बारे में याद रखना। ही वाज आल्सो द के कामाराज। जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है, तब नेहरू जी की डेथ के टाइम पीरियड में ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कामाराज प्लान के बारे में भी जाना जाता है इनको। 1963 में इन्होंने कामाराज प्लान दिया था, के कामाराज प्लान दिया था इन्होंने। और कामाराज प्लान क्या था? कामाराज प्लान में इन्होंने कहा था कि जितने भी कांग्रेस के सीनियर मेंबर्स है, सिंडिकेट है, जितने भी बूढ़े लोग हैं, वो लोग क्या करें, वो लोग रिजाइन कर दे और कांग्रेस का जो यूथ है, ठीक है, उसको पार्टी चलाने दे। ठीक है, हालांकि सिंडिकेट मानती नहीं है, सीनियर मेंबर्स रिजाइन नहीं करते, लेकिन इन्होंने कामाराज प्लान दिया था 1963, ये याद रखना, पेपर में आता। ठीक है, तो इंदिरा और सिंडिकेट के बीच में क्या लड़ाई चलने लग जाएगी। सिंडिकेट कौन है हम लोगों ने देख ही लिया, आगे आते हैं। देखिए जरा क्या बता रहा है। इंदिरा गांधी फेस 2 challenges फ्रॉम सिंडिकेट टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट and to work towards regaining the ground that the Congress had lost in the 1967 elections। तो इंदिरा गांधी के पास क्या था? इंदिरा गांधी के पास दो बड़े बड़े मुद्दे थे। सबसे पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है, कब आया पॉलिटिकल अर्थक्वेक, कौन से ईयर में, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के लिए जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है, यानी कि कांग्रेस के लिए जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है, ऑफ कोर्स 1967 में, जिसमें इनकी सीट्स कम हो गई, 9 स्टेट्स ये लोग हार गए। ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइव करवाना है, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस करवाना है, कांग्रेस के डोमिनेंस को वापस लेकर आना है, रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस करवाना है। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को क्या करना है? सिंडिकेट से इसको मुक्ति चाहिए, सिंडिकेट के कंट्रोल से इसको निकलना है, आगे ना। तो दो बड़े बड़े मुद्दे, और इन दोनों मुद्दे के ऊपर इंदिरा गांधी किस तरीके से डील करेगी वो हम लोग देखते हैं। आगे आते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑफ 1969। The factional rivalry between the syndicate and Indira Gandhi was clearly visible when the post of President of India was vacated in 1969 after the death of Dr. Zakir Hussain। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये वाले नहीं है, ये गलती से लगा दिया, खैर छोड़ दिए। ठीक है, ये जाकिर हुसैन, ये म्यूजिशियन जाकिर हुसैन है, ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। खैर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं, हंसी आ गई इसको देख के ना। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब डेथ हो जाती है 1969 में, तो यहाँ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आगे आते थोड़ा सा, देखिए जरा क्या बता रहा है। सिंडिकेट सपोर्टेड ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस एज एन संजीवा रेड्डी, while इंदिरा गांधी सपोर्टेड वी गिरी एज द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी को किसको सपोर्ट कर रही थी? वी गिरी को। और निजलिंगप्पा यानी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, या कांग्रेस पार्टी जो थी, उनका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन था? एन संजीवा रेड्डी था। तो क्लियरली हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? कांग्रेस में फैक्शनलिज्म, या दो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए दिख रहे हैं हम लोगों को कांग्रेस में। आगे, इंदिरा गांधी अनाउंस्ड द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स व्हिच रिमूव डिफरेंसेस बिटवीन द मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा गांधी 1967 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आती है, और 10 पॉइंट प्रोग्राम में ये कहती है कि मैं गरीबों के लिए काम करूंगी। ठीक है, और ये क्या बोल रही है कि गरीबों की भलाई के लिए हम लोग काम करने वाले हैं।
ठीक है। तो लेफ्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्राम लिखी जाती है 10 पॉइंट प्रोग्राम, जिसमें ये लैंड रिफॉर्म्स की बात करती है, लैंडलेस लेबर्स को जमीन देने की बात करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे आज चल रही है, उस टाइम पीरियड में इसने हाउसिंग साइट्स बनाने की बात करी थी, गरीबों के लिए जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बनाने की बात करी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें दो बातें और थी, क्या कि मैं प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक्स बनाऊंगी, यानी कि प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन करूंगी, राष्ट्रीयकरण करूंगी इनका, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स की बात करी आगे ना। और 1969 में ये कर भी देगी, 14 जो प्राइवेट बैंक्स होंगे उनको नेशनलाइज कर देगी, गवर्नमेंट बैंक्स बना देगी। दूसरी तरफ एक मुद्दा आता है प्रिवी पर्स का। अब क्वेश्चन ये है कि ये सर ये प्रिवी पर्स क्या है? प्रिवी पर्स क्या है? हम लोगों ने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ा था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ बात करी थी, याद आया? और प्रिंसली स्टेट्स को बोला था कि भैया एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेना, IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है, इसके ऊपर साइन करते आप लोग क्या कर जाओगे, इंडिया का पार्ट बन जाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन लोगों की कुछ शर्तें भी थी, और इंडियन गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल थी, याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट रिजिड नहीं थी, इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों की शर्तें मानने के लिए रेडी थी, है ना। मान लो ये मेरा एरिया है और इस एरिया का मैं राजा हूँ, मैं प्रिंस हूँ, नवाब हूँ, निजाम हूँ, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पीरियड में कहा कि भैया इंडिया के साथ इंक्लूड हो जाओ, है ना। तो इसने क्या, मैंने क्या करा, मैंने शर्त रखी इनके साथ कि देखो भैया, ये जो मेरा एरिया है ना, इससे मैं हर साल उस टाइम पीरियड में 5 करोड़ रुपए कमाता हूँ। 5 करोड़ मेरे पास क्या आता है, 10 करोड़ टैक्स आता है, 5 करोड़ क्या होता है, मैं खर्चा वगैरह डेवलपमेंट वगैरह में लगाता हूँ, 5 करोड़ मेरे पास हर साल आता है, बैठ के खाता हूँ मैं 5 करोड़ रुपए, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, है कि ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वादा किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, किसके साथ, इन प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ, कि आप लोगों का जितना भी पैसा बनता है आपके जमीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको प्रीवी पर्स देंगे, यानी कि जितना भी आपका पैसा बनता है हर साल का, वो हर साल का पैसा आप लोगों को मिलता रहेगा एज अ टैक्स। उस टाइम पीरियड में इंडिया में इन सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सबको इंटीग्रेट करवा दिया गया, लेकिन प्रीवी पर्स के रूप में 1947 के बाद से लगातार पैसा दिया जा रहा था हर साल, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स का बनता था। 565 प्रिंसली स्टेट थे हमारे पास, तो ये लगा लो 565 प्रिंसली स्टेट्स को हर साल प्रीवी पर्स दिया जा रहा है। महाराजा है, राजा है, उनके घर वाले बैठ के खा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट पैसा दे रही है इनको, पहले इकोनॉमी अच्छी नहीं है ना, हर महीना पैसा मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है। तो अब सीन क्या है, इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ये जो प्रीवी पर्स वाली पॉलिसी जो है इसको क्या कर रही हूँ, इसको खत्म कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या हुआ कि राजा महाराजा सारे के सारे भड़क जाएंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या कहती है, अच्छा, मोरारजी देसाई का नाम सुना है आप लोगों ने, अभी बता दो था, मोरारजी देसाई जो है, जो वो कौन से इलेक्शन, सीक्रेट बैलेट वाले इलेक्शन हारे थे, जो, तो मोरारजी देसाई का सीन क्या है, मोरारजी देसाई ने कहा कि यार ये प्रीवी पर्स को एबॉलिश मत करो, प्रीवी पर्स को खत्म मत करो, ठीक है। मोरारजी देसाई कह रहे थे कि क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इन महाराजाओं को, राजाओं को, कि हम लोग तुम्हें प्रीवी पर्स देंगे, तो हम लोगों को इसको खत्म नहीं करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इन लोगों को हमेशा प्रीवी पर्स देते रहे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये जो प्रीवी पर्स वाला वादा है ना, प्रीवी पर्स वाला वादा, ये मेरे बाप ने, यानी कि नेहरू जी ने इनके बापों से, यानी कि प्रिंस वगैरह जो थे, निजाम वगैरह जो थे, नवाब वगैरह जो थे, राजा वगैरह जो थे, इनसे किया था, है कि ना। मेरा बाप नहीं रहा, इन लोगों के बाप नहीं रहे। अब प्राइम मिनिस्टर हूं मैं, इंदिरा गांधी, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ठीक है। और अब ये लोग जो इनके बेटे वगैरह है, ठीक है, इनके जो सन वगैरह है, ये लोग प्रिंस नहीं है, क्योंकि ये इंडियन है, और इंडिया में आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, आगे ना। मेरे बाप ने जो वादा किया था वो इन्होंने निभाया, इनको पूरी जिंदगी पैसे देते रहे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इंडिया में सब लोग बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई और इक्वालिटी पे चलेंगे, तो मैं प्रीवी पर्स खत्म कर रही हूँ। इसी मुद्दे पे मोरारजी देसाई जो है कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं और कांग्रेस ओ को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस आर को छोड़ के चले जाएंगे, कांग्रेस ओ को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब पहले कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं 1969 में, ठीक है। ये वाला याद रखना। तो ये क्या बोला, इंदिरा गांधी अनाउंस नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स को एबोलिश करने की बात करेंगे, विच रिमूव डिफरेंसेस बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी, जो कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच के डिफरेंसेस को और बढ़ा देगा। एक और चीज याद रखना, 1966 से 1967 इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी,
इंदिरा गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो इंदिरा गांधी के साथ जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे? वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखना इसको। क्लियर है? आगे है अपन। द डिफीट ऑफ ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। ठीक है, अब संजीवा रेड्डी जो है इलेक्शंस हार गए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शंस, और इसी वजह से क्या हुआ, जैसे ही वो इलेक्शंस हार गए वैसे ही कांग्रेस में स्प्लिट आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। द 1971 इलेक्शंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। अब ध्यान सुनो हो क्या रहा है। अब बात चल रही है किसकी? बात चल रही है कि रियल कांग्रेस कौन सी है। क्या कांग्रेस ओ रियल कांग्रेस है सिंडिकेट वाली, या कांग्रेस आर रियल कांग्रेस है? ठीक है, इंदिरा गांधी वाली। और 1971 के इलेक्शंस में सिर्फ इन दोनों के बीच में इलेक्शंस नहीं हो रहे, आगे ना, इनके साथ साथ अब नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज नॉन कांग्रेसिज्म को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेंगे। किसको? नॉन कांग्रेसिज्म को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेंगे। 1967 में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में इलेक्शन लड़े थे, अब ये लोकसभा के इलेक्शंस लड़ने के लिए रेडी है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस लड़ने के लिए रेडी है। और अब नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बनाएंगे, सारी की सारी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आ जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी, सारी की सारी नॉन कांग्रेस नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज, सारी की सारी नॉन कांग्रेस और नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज क्या आ जाएगी? इकट्ठा आ जाएगी, और सारी की सारी नॉन कांग्रेस नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आकर एक अलायंस बनाएगी, एक गठबंधन बनाएगी, जिसका नाम होगा द ग्रैंड अलायंस। ठीक है, अब ध्यान सुनो क्या है। इंदिरा गांधी को कांग्रेस का रिस्टोरेशन भी करना है, कांग्रेस की वही पोजीशन वापस लेकर आनी है जो 1952 के इलेक्शंस में, 1957 के इलेक्शंस में, 1962 के इलेक्शंस में थी, आगे ना। और जो सीट्स कम हुई है कौन से इलेक्शंस में? जो सीट्स कम हुई है इसकी 1967 के इलेक्शंस में, वो उन सीट्स की भरपाई करनी है दोबारा से। ठीक है, तो अब सीन क्या है, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वाली, इसके अच्छा अपना करियर भी तो बचाना है इसको, और ये भी प्रूफ करना कि इसकी कांग्रेस रियल कांग्रेस है। ठीक है, दूसरी तरफ सिंडिकेट पूरा के पूरा ग्रुप, स्टॉलवर्ड्स, बड़े बड़े नाम, सारे के सारे कांग्रेस में। ठीक है, और सबको यही लग रहा था कि इंदिरा गांधी किसी भी तरीके से जीत नहीं सकती 1971 के इलेक्शंस में। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी खेल खेलती है। इंदिरा गांधी कहती है कि भैया मैं क्या करूंगी, मैं गरीबों का मुद्दा उठाऊं, और इस टाइम पीरियड में ये स्लोगन देती है, किस चीज का? गरीबी हटाओ का। किसका? गरीबी हटाओ का स्लोगन देती है। और जैसे ही गरीबी हटाओ का स्लोगन दे देती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं। एक पॉजिटिव स्लोगन है। ठीक है, प्लस बाकी लोगों के पास, कांग्रेस ओ के पास और नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो ग्रैंड अलायंस था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था इसके, किस चीज के अलावा? इंदिरा हटाओ के अलावा। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या दिया? इन लोगों ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ का। एक नेगेटिव नारा लग रहा है ना, पॉलिटिक्स में पॉजिटिव नारा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, देखिए जरा बात करते हैं इसके बारे में। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन December 1970 एंड द 5th जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा वर हेल्ड इन February 1971। देखिए जरा क्या बता रहा है। 1967 में सरकार बनी। 1967 में कब तक चलनी चाहिए सरकार? 1971 में सरकार चलनी चाहिए। ठीक है, 1971 तक चलनी चाहिए, और 1972 में इलेक्शंस होने चाहिए। इंदिरा गांधी क्या करती है? इंदिरा गांधी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। 1969 में क्या हुआ? 1969 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर अलग हो गए। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस और कांग्रेस ओ अलग हो गए। इन दोनों के मिलाकर 283 सीट्स थे कांग्रेस के पास। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 272। अब जब ये लोग छोड़ के चले गए तो इंदिरा गांधी के पास क्या नहीं है? इंदिरा गांधी के पास मेजोरिटी नहीं है, आगे ना। लेकिन इंदिरा गांधी की हेल्प करने के लिए दो पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है। कौन सी? एक आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी आती है डीएमके, द्राविड़ा मुन्नेत्रा कझगम, तमिलनाडु। ठीक है, तो डीएमके और सीपीआई क्या करती है? इंदिरा गांधी की सपोर्ट करती है, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बची रहती है 1969 में। लेकिन इंदिरा गांधी को यह पसंद नहीं आ रहा कि मुझे इन लोगों के रहमो करम पर पार्टी में रहना, मतलब गवर्नमेंट में रहना पड़ रहा है। क्वेश्चन ये कि सर इन लोगों ने क्यों हेल्प करी? इस वजह से क्योंकि इंदिरा गांधी दुनिया को ये दिखा रही है कि क्योंकि मैं गरीबों की बात कर रही हूं, क्योंकि मैं क्या कर रही हूं?
10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं गरीबों के लिए घर बना रही हूँ, क्योंकि मैं गरीबी हटाने की बात कर रही हूँ। इस वजह से ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे और इस वजह से इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के जाने की बात करी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सीन क्या हो रहा है कि कांग्रेस आर जो है इसके पास मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है, लेकिन किसके साथ, सीपीआई और डीएमके के साथ मिलकर 1969 में इसने क्या करा, अपनी सरकार को बचाया। लेकिन इंदिरा गांधी को इनके रहमो करम पर नहीं रहना है, तो इंदिरा गांधी ने 1970 में 1970 में दिसंबर में ही इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को कहा कि देख बाबा वीवी गिरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, लोकसभा खत्म कर दो और जल्दी से इलेक्शन करवाओ। तो अब वो इलेक्शन जो 1972 में होने चाहिए थे वो 1971 में। क्लियर है? पक्का? चलो अब क्या हो रहा है, देखिए आगे आगे देखते क्या हो रहा है। द कंटेस्ट इन 1971 इलेक्शन, ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन अलायंस और एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। और ये सारे के सारे नॉन कांग्रेस नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे तो नहीं है, वो लोग मिलकर क्या करते हैं, ग्रैंड अलायंस नाम का अलायंस बनाते हैं। मतलब ये वाली लड़ाई जो है 1971 के इलेक्शंस की, ये किस किस के बीच में, ये वाली लड़ाई है कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और ग्रेट अलायंस के बीच में, और तीनों को इलेक्शन जीतना है। कांग्रेस और कांग्रेस आर का तो अलग ही चल रहा है कि भैया इनको ये भी प्रूफ करना है कि असली कांग्रेस हम है कि ना। आगे आते देखिए जरा क्या बता रहा है आगे। इंदिरा गांधी said that the opposition alliance had only one program, Indira Hatao. In contrast, she put forward a positive program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ। ये क्या बोल रही है इंदिरा गांधी, खुद बता रही है कि इन लोगों को मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरह क्यों नहीं देखना है, मुझे एज अ प्राइम मिनिस्टर इन लोगों को इसलिए नहीं देखना है क्योंकि मैं गरीबों की बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं माइनॉरिटीज की बात करती हूँ, क्योंकि मैं पिछड़ों की बात करती हूँ, आगे ना। और ये लोग देखना ही नहीं चाहते कि तुम लोग इन लोगों के बराबर में खड़े रहो, ठीक है। मैं गरीबी हटाने की बात करती हूँ और अभी तक तो मैं 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई थी, अब मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। समझ में आ गया? लोगों को लगा कि लोगों की फीलिंग जुड़ गई इसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ, ठीक है, खास करके महिलाओं की, औरतों की, लड़कियों की, आगे ना। और इन लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई कौन, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को कैसा देखा जा रहा है, एज अ, है ना, मतलब सब लोग खड़े होके क्या बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी जैसे ही जाती है तो सब लोग कि भैया यही इलेक्शन जीतनी चाहिए, है ना, गाना भी गा रहे पीछे से, जय जयकारा जय जयकारा स्वामी रहना साथ हमारा, ठीक है, बोल, ठीक है। मतलब इंदिरा गांधी का वैसा ऑरा बना हुआ है एकदम, कैसे, बाहुबली वाला, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उन लोगों के पास नेगेटिव स्लोगन था, इसके बाद पॉजिटिव स्लोगन था। और पॉजिटिव चीज हमेशा नेगेटिव चीज के ऊपर क्या करती है, जीतती है, ठीक है। देखो जरा कैसे। This slogan and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो स्लोगन था और ये जो प्रोग्राम दिया था इसने, 10 पॉइंट प्रोग्राम और गरीबी हटाओ को जो स्लोगन था, इसने क्या कर दिया, ये इंदिरा गांधी की स्ट्रेटेजी थी, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ताकि पूरे के पूरे इंडिया में इसका स्ट्रांग पॉलिटिकल बेस बन जाए, ठीक है। अब देखो कांग्रेस आर जो है, जो इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस है, इसके पास कोई बड़े बड़े लीडर्स नहीं है, सिर्फ एक ही फेस है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के नाम पे ही सब लोगों को वोट मिलने वाला, ये भी याद रखना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जनता इंदिरा गांधी के नाम पर कितने वोट देती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी थी कि मेरा पूरे के पूरे इंडिया में पॉलिटिकल बेस बन जाए, वो ये बना लेगी, ठीक है। और 1971 के इलेक्शंस में क्या होने वाला है आइए देखते हैं। अच्छा एक और चीज याद रखना, 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी के साथ कौन है सपोर्ट में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वीवी सपोर्ट में, ये भी याद रखना, ठीक है। आते देखो आगे, द आउटकम एंड आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द 1971 लोकसभा इलेक्शंस वर ड्रामेटिक एज द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वन मोर सीट्स and votes than the Congress had ever won in the first 4 general elections। अब देखो ध्यान से क्या होता है, कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस प्लस सीपीआई, इन दोनों की मिलकर जो 5th जनरल इलेक्शंस है, 5th जनरल इलेक्शंस लोकसभा वाले इलेक्शंस, इसमें इन दोनों की मिलकर 375 सीट्स आते हैं, जो कि ना ही फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में आए, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में 364 थे, 375, ना ही सेकंड जनरल इलेक्शंस में आए, ना ही थर्ड जनरल इलेक्शंस में आए, और फोर्थ में तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक ही आया था, आगे ना। 5th जनरल इलेक्शंस में कितने, 375 सीट से इस अलायंस के। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 352 सीट से। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस हो चुका है, रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस हो चुका है,
आगे ना सर, बाकियों की क्या हालत थी? कौन बाकी? कोई बाकी है ही नहीं अब, जब इतनी सीट्स आ गई इनकी। 272 सीट चाहिए थी, 102 सीट ज्यादा है इनके पास, आगे ना। और कांग्रेस अकेली दम पर सरकार चला सकती है, सीपीआई की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखिए क्या बता रही है द आउटकम एंड आफ्टर इफेक्ट। अब देखो जरा, 1971 में क्या हुआ? लोकसभा के इलेक्शंस हुए। 1971 में एक और चीज हो जाएगी क्या? 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस होने वाली है। बांग्लादेश क्राइसिस याद आया? इंडिया पाकिस्तान वॉर होने वाला है 1971। ठीक है, ये क्या है? ये ईस्ट पाकिस्तान है। ये क्या है? ये वेस्ट पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग अपने लोगों को, अपनी आर्मी को भेजेंगे, इन लोगों की पिटाई करना स्टार्ट करेंगे। ये सारे के सारे लोग भाग भाग के इंडिया में आएंगे, इंदिरा गांधी को बोलेंगे कि इंदिरा गांधी जी हेल्प प्लीज। इंदिरा गांधी अपनी आर्मी को भेजेगी, इंडियन आर्मी जाएगी, ढाका को कैप्चर कर लेगी, पाकिस्तानी आर्मी को हरा देगी। 90,000 की पाकिस्तानी आर्मी जो है घुटने टेक देगी। इंडियन गवर्नमेंट क्या करने में सक्सेसफुल हो जाएगी? ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगी। बांग्लादेश बनता है कब? दिसंबर 1971। दिसंबर 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश पैदा हो गया। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। अब इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जो है और हाइट पे चलेगी। जब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है इंदिरा गांधी की, अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब 1972 में स्टेट इलेक्शंस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है, विधानसभा के इलेक्शंस है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी हर जगह सरकार बनाई। ठीक है, मतलब सारे के सारे स्टेट जीत जाएगी। ऑल स्टेट्स वर वन बाय इंदिरा गांधी। कांग्रेस आर, तो कांग्रेस आर क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस शो कर रहा है। कांग्रेस आर क्या शो कर रहा है? कांग्रेस आर, अच्छा 1971 दिसंबर में बांग्लादेश बन रहा है, और 1972 जनवरी फरवरी में खासकर क्या हो रहा है? इलेक्शंस हो रहे हैं। तो लोग भूले थोड़ी है, दिसंबर से जनवरी 2 महीने का टाइम पीरियड है, 2 महीने के अंदर क्या हो गया? इलेक्शंस हो गए। ठीक है, इंदिरा गांधी को कैसे देखा जा रहा है? अब सिर्फ जय जयकारा नहीं कि भैया ये गरीबों की मसीहा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ देशभक्त है, नेशनलिस्ट लीडर, स्ट्रांग लीडर, उसकी तरह देखा जा रहा है इसको। समझ में आ गया नहीं? तो इंदिरा गांधी का क्या था? ऑरा बन चुका था, और सारे के सारे स्टेट इलेक्शंस भी कौन जीतेगी? इंदिरा गांधी जीतेगी। कांग्रेस ओ और ग्रैंड अलायंस के पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, दे कंबाइंड 375 सीट्स। ये कांग्रेस और सीपीआई की बात कर रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर 375 सीट जीती इन लोकसभा, एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स। 48.4% वोट्स इनके थे, इनको लोगों ने दिए। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वन 352 सीट्स विद अबाउट 44% ऑफ द पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन, और 44% लोगों ने इंडिया के किसको वोट दिया? इंदिरा गांधी को वोट दिया, कांग्रेस आर को वोट दिया। और इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि क्या कि भैया तो मैंने तो कहा था रियल कांग्रेस कौन है ना। इंदिरा गांधी के पास कोई बड़े बड़े नाम नहीं है सिवाय खुद के। ठीक है, और खुद के दम पर क्या करती है? ये जीतती है ड्यू टू अ पॉजिटिव स्लोगन। ठीक है, आगे आते देखिए क्या बता रहे हैं। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। और ग्रैंड अलायंस क्या प्रूव होगा? एक ग्रैंड फेलियर बन के रह जाएगा। ठीक है, देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। और ये बोल रहा है कि ग्रैंड अलायंस में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब के सीट्स को मिलाकर 40 सीट्स भी नहीं थे। ठीक है, 40 भी सीट्स नहीं थे। आगे आते हैं, रिस्टोरेशन। इंदिरा गांधी इन मेनी वेज हैड रीइन्वेंटेड द पार्टी, नाउ इट वॉज अ न्यू कांग्रेस दैट हैड इमर्ज। और ये क्या बोल रहा है कि ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का रिस्टोरेशन हुआ, लेकिन अब ये वो वाली कांग्रेस नहीं है जैसे पहले कांग्रेस थी। आगे ना हम लोग पढ़ के आ चुके हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में कि कांग्रेस का नेचर कैसा था? ऑल इंक्लूसिव नेचर था। कांग्रेस की सारी आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट करती थी, और ये स्ट्रेंथ थी कांग्रेस की। लेकिन अब क्या है? अब कांग्रेस जो थी, अब इसमें बहुत सारे फैक्शंस नहीं है। अब कांग्रेस में एक ही लीडर है जिसके दम पे कांग्रेस चल रही है, या कांग्रेस आर में एक ही लीडर है जिसके दम पे सब कुछ चल रहा है, जो कि है इंदिरा गांधी। ठीक है, कांग्रेस में अब क्या? कांग्रेस में अब अलग अलग फैक्शंस हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे है ना। कांग्रेस का रिस्टोरेशन हो गया है, लेकिन कांग्रेस का नेचर चेंज हो गया, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इन मेनी वेज शी हैड रीइन्वेंटेड द पार्टी, नाउ इट वाज अ न्यू कांग्रेस दैट हैड इमर्ज। और ये एक नई कांग्रेस थी जो कि इमर्ज हो चुकी थी। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspirations actually shrank। और ये बोल रहा है कि अब क्योंकि इंदिरा गांधी कहाँ पर? पूरे के पूरे इंडिया में क्या एज अ रानी बैठी हुई है ना। सारे के सारे स्टेट इलेक्शन जीत चुकी है, सारे के सारे लोकसभा के इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत चुकी है। तो अब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में बोलने के लिए अब जगह नहीं है। आगे ना अपोजिशन में कोई ढंग के लोग नहीं है अब। ठीक है, मतलब है ढंग के लोग तो है अपोजिशन में। प्लस क्या है, इंदिरा गांधी अब कोई भी कुछ भी बोले है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम इतनी नहीं है जितनी कि
कांग्रेस पार्टी के टाइम पीरियड में हम लोग को देखने को मिलती थी। और ये चीज़ हम लोग आगे भी देखेंगे, जब हम लोग क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाला चैप्टर देखेंगे उस टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में तो फंडामेंटल राइट्स भी छीन जाते हैं सारे के सारे, है ना, बल्कि राइट टू लाइफ भी छीना जाता है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी ये लोग छीन लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो क्या हो जाता है, श्रैंक हो जाता है, कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड। ठीक है, कुछ बचा है। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड द मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिविएशन कंटिन्यूड टू ग्रो। तो ये क्या बोल रहा है, अब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है इंदिरा गांधी के सामने। पॉपुलर अनरेस्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को, डेवलपमेंट के इश्यूज, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और कुछ बचा है, नहीं बचा है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन के जाओ। क्या, अगर आप लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और सीयूईटी के साथ साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर्स जो है डिटेल में पढ़ने हैं, तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। कैसे जुड़ सकते हो आप लोग, अपने पास एक बैच आया है जिसका नाम है महापैक। क्या नाम है, महापैक। और ये महापैक में हम लोग क्या करवा रहे हैं, आप लोग करवा जा रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, 5 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, और जीटी के 4 सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, आप लोग करवाया जा रहा है क्या, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इसके साथ साथ क्वांट्स और रीजनिंग। ठीक है, टोटल 11 सब्जेक्ट्स, इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही बैठता है सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में पिछले साल यानी कि 2023 का जो एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा 100% मैंने दिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जुड़िए मेरे साथ, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों की अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। किसमें, सीयूटी में 100% से कम मार्क्स लाने की हम लोग सोचेंगे भी। ठीक है, बहुत इंक्लूसिव तरीके से एक डायरेक्शन में हम लोग पढ़ाई करेंगे। कैसे आप लोग महापैक ले सकते हो, तो महापैक लेने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है Y742। Y742 का कोड इस्तेमाल करिए। Y742 का कोड इस्तेमाल करते ही आप लोगों को दिवाली के टाइम पीरियड में अभी चल रहा है 25% का ऑफर। ठीक है, ये ऑफर लेकिन खत्म हो जाएगा। Y742 का कोड लगाने के बाद 17% से लेकर 20% तक का आप लोगों को फायदा होगा। प्लस रोज शाम को 8 बजे मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, कहाँ पर, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर मैं क्या लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, लाइव क्लासेस। तो आप लोग मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़िए। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जिसको भी बैच लेना है आप लोग मुझे मेल करिए। कहाँ पर मेल करेंगे आप लोग मेल करिए मुझे khan.ayu@adda247.com पर। और जैसे ही आप लोग मेल करेंगे आप, तो अपन बात करेंगे बैच लेने के लिए। प्लस मेरा पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप भी है, तो पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए भी आप लोग khan.ayu@adda247 पर मुझे मेल करिए और कहिए कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगा। ठीक है, कैसे आप लोग इस वाले इस वाले बैच को ले सकते हो, तो इस वाले बैच को लेने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को जाना है कहाँ पर, आप लोगों को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। यहाँ जाइए, यहाँ जाकर लिखिए अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करिए। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को दिखाई देगा क्या, आप लोगों को अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए। सीयूटी का ऑप्शन दिखाई देगा, सीयूटी पे क्लिक करिए। सीयूटी आर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, सीयूटी आर्ट्स पे क्लिक करिए। बोर्ड्स और सीयूटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक ये वाला बैच दिख रहा है आप लोगों को महापैक, और एक ये वाला, ये तो कुछ और ही दिख रहा है, एक सेकंड दीजिए। अपने को 2 बैच दिख रहे हैं, एक ये वाला महापैक दिख रहा है हम लोगों को ग्रीन वाला, और एक ये वाला महापैक दिख रहा है हम लोगों को ब्राउन वाला, है ना। महापैक ही लेना। ये आप लोगों का बैच जो है वो कब तक चलेगा, ये आप लोगों का बैच चलेगा जब तक आप लोगों के सीयूटी के एग्जाम ओवर नहीं होते, यानी कि मई, अप्रैल, मई, जून तक, है ना। मई जून तक आप लोगों का ये बैच चलेगा। लगातार लाइव क्लासेस, सिलेबस पूरा होने के बाद दोबारा सिलेबस पूरा होने के बाद दोबारा सिलेबस, लगातार रिवीजन करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, ग्रीन वाले में और ब्राउन वाले में। ग्रीन वाले में आप लोगों को किताबें मिल रही है जो कि हम लोगों ने सीयूटी के लिए और बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बुक्स लेने हैं तो आप लोग इस वाले महापैक के लिए जाइए। ठीक है, और अगर आप लोग को बुक्स की जरूरत नहीं है, आप लोग विदाउट बुक्स कंफर्टेबल है, तो आप लोग इस वाले महापैक के लिए जा सकते हैं। रोज लगातार क्लास होगी आप लोगों की, बोर्ड्स के एग्जाम भी क्लियर करेंगे, सीयूटी के भी एग्जाम्स क्लियर करेंगे। कितने रुपए का बैच है आइए देखते हैं। तो ये वाला बैच जो है कितने रुपए का है, 9,500 रुपए का बैच है। लेकिन दिवाली के टाइम पीरियड में बहुत
सस्ता मिलने वाला है आप लोगों को, 25% का डिस्काउंट। और आप लोगों को कोड दिया है मैंने Y742 का। सर याद कैसे रखे कोड को? तो अड्डा 24/7 का उल्टा है कोड मेरा, Y742। ठीक है, क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना, बाय नाउ पे जाना है, और बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पर जाकर Y742 लिखेंगे अपन। सही लिखा है क्या? Y742, और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई कर देंगे, कितने पैसे बच जाएंगे अपने? 2375 रुपये बच जाएंगे। आप लोगों को ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 7124 रुपये मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने बचे हुए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 7 महीने 7,000 रुपये बहुत किफ़ायती, बहुत सस्ता मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स। आशा करता हूँ आज वाली क्लास जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।